बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के कोर्स का एक और सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, नर्सिंग रिसर्च। पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी कोर्स ग्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और उसमें जो नोट्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का कंसर्न होता है, तो वो चीज़ें भी उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो लेक्चर एक दफ़ा देख ले इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोगों के सारे जो कंसर्न्स है वो आप लोगों को क्लियर हो। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के कोर्स का, नर्सिंग रिसर्च के कोर्स का यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि नर्सिंग रिसर्च की इंट्रोडक्शन पे हैं। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि जितने भी डिफिनीशंस हैं नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड वो आप लोगों को क्लियर होंगी। इसके अलावा जो वेज ऑफ नॉलेज हैं कि किस तरीके से हम नॉलेज को गेन करते हैं, ह्यूमन नॉलेज के सोर्सेज क्या होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होगा। साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस का आप लोगों को पता होगा। साइंटिफिक मेथड्स के लिमिटेशंस का आप लोगों को पता होगा। और रिसर्च से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो इस यूनिट के एंड के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू दी गई है इस रिसर्च के बारे में, रिसर्च प्रोसेस के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को दी गई है। इससे पहले आप लोग डिफिनीशन जान ले कि रिसर्च क्या होती है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो लफ्ज़ रिसर्च है ये मिडिल फ्रेंच से डिराइव्ड हुआ है, रिसर्च से। वर्ड ये जो रिसर्च है इसका मतलब ये है कि टू गो सीकिंग, यानी किसी चीज़ के तलाश में निकलना, या फिर हम कहते हैं टू गो अबाउट सर्चिंग, या फिर हम ये भी कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ रिसर्च है इसका मतलब ये है कि टू सर्च अगेन, या फिर हम कहते हैं कि टू एग्जामिन केयरफुली। तो ये रिसर्च लफ्ज़ जो है इसका मतलब ये है कि टू एग्जामिन केयरफुली, टू गो सीकिंग, टू गो अबाउट सर्चिंग, या फिर टू सर्च अगेन। अब इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम की। और उस सिचुएशन की, उस प्रॉब्लम की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद ये होता है कि कोई न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट हो सके, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो वैलिडेट हो सकें। अब यहाँ पे ये बात जानने के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि जो अल्टीमेट गोल होता है रिसर्च का, वो अल्टीमेट गोल क्या होता है कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो मिल जाए किसी भी डिसिप्लिन को। जिस डिसिप्लिन के अंदर, जिस फील्ड के अंदर, जिस प्रोफेशन के अंदर रिसर्च हो रही है, तो उस रिसर्च का अल्टीमेट गोल ये होता है कि उस डिसिप्लिन के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज, वो इंक्रीज़ हो जाए, इसीलिए रिसर्च की जाती हैं। अब चूँकि आप लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लोगों के नर्सिंग के अंदर जो पढ़ रहे हैं, तो ये नर्सिंग रिसर्च कहलाती हैं। और नर्सिंग रिसर्च को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसके थ्रू हम जितने भी एग्जिस्टिंग नॉलेज हैं उनको वैलिडेट करते हैं, उनको रिफ़ाइन करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, या कोई न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट करते हैं। और वो जो या तो हम रिफ़ाइनमेंट करते हैं या फिर कोई न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नर्सिंग रिसर्च, कि कोई भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किसी सिचुएशन के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर की जाए और उसके थ्रू एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट किया जाए या फिर न्यू नॉलेज जनरेट किया जाए, और वो जो वैलिडेशन हुई है या न्यू नॉलेज जो जनरेट हुई है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्सिंग प्रैक्टिस जो है उसको इन्फ्लुएंस करे। तो उस रिसर्च को हम कहते हैं नर्सिंग रिसर्च। अब यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू में लिखा गया है स्लाइड्स के अंदर के रिसर्च एंड द कंज्यूमर, रिसर्च क्या होती है और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो यानी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं उससे जो नॉलेज हमें मिलती हैं तो उसको कौन कंज्यूम करता है, वो किसके लिए होती हैं, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। लिखा है साइंस प्रोड्यूस नॉलेज, साइंस जो है वो क्या करती हैं, नॉलेज जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो फंडामेंटल रोल होता है साइंटिफिक रिसर्च का वो ये होता है कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो सके, डिफरेंट फिनोमेनाज जो है उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। यहाँ पे नर्सिंग रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये आइडिया हम अखज़ करते हैं कि जितने भी स्टडीज़ जो होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं,
नर्सिंग में, तो वो इसीलिए होते हैं कि हमें नर्सिंग प्रैक्टिस जो है या पेशेंट केयर जो है या हेल्थ केयर सिस्टम जो है उससे रिलेटेड हमें एविडेंस जो है वो मिल सके, हमें इंसाइट्स मिल सके, ताकि उन एविडेंसेस को देखते हुए, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, उस इंसाइट्स को यूज़ करते हुए हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो इसीलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो नॉलेज को प्रोड्यूस करती है। दिस नॉलेज प्रोवाइड्स सोसाइटी विथ मोर चॉइसेस और डज इट कंट्रोल आवर चॉइसेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की शक्ल में आप लोगों से ये बात पूछी जा रही है कि ये जो साइंस जो नॉलेज प्रोड्यूस करती हैं, तो ये नॉलेज क्या सोसाइटी को ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करती हैं या फिर उनकी जो चॉइसेस हैं उनको कंट्रोल करती हैं? तो इसका आंसर ये है कि इसकी ड्यूअल नेचर होती हैं। जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स होते हैं, जो साइंटिफिक नॉलेज जो रिसर्च के बाद हमें मिलती है, तो उसके ड्यूअल नेचर होते हैं। ड्यूअल नेचर इन ए सेंस के वो डिफरेंट चॉइसेस जो है वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं और चॉइसेस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से वो चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम हेल्थ केयर से रिलेटेड देख लें, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी इलनेस की अगर ट्रीटमेंट करनी है, तो रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं एक पेशेंट के सामने अपनी किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई एक इलनेस है तो पेशेंट के सामने ये चॉइसेस मौजूद होते हैं कि वो सर्जरी के थ्रू इलाज करवाना चाहते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू इलाज करवाना चाहते हैं, या फिर कोई और प्रोसीजर वो करना चाहते हैं अपने उस बीमारी के इलाज के लिए। तो ये जितने भी चॉइसेस है ये साइंटिफिक नॉलेज ही से पता चले हैं कि ये ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, इस तरीक़ों से इस बीमारी की इलाज हो सकती हैं। तो ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती हैं वो सोसाइटी को डिफरेंट चॉइसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और जहाँ पे हम बात करते हैं चॉइसेस के ऊपर कंट्रोल करने की, तो चॉइसेस के ऊपर कंट्रोल भी करती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ कि फॉर एग्जांपल आप जो है चले जाते हैं किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक केक का ऑप्शन मिलता है, दूसरा आइसक्रीम का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जाके मुझे अगर उन दोनों में ऑप्शन मिल जाए कि आइसक्रीम खानी है या केक खानी है, तो मैं आइसक्रीम को प्रीफ़र करूँगी, क्योंकि आइसक्रीम मुझे पसंद है। अपनी उसके बेस पे कि मेरी फ़ेवरेट जो है वो क्या चीज़ है, तो मैं आइसक्रीम को पसंद करूँगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसी टाइम पे अगर वो वेटर वहाँ पे जो खड़ा बंदा होगा, वो अगर मुझे ये बताएगा कि ये जो केक है इसमें कुछ इस तरीके की रेसिपी इसमें शामिल की गई है कि उस रेसिपी के बारे में साइंटिफिकली ये बात प्रूव है कि वो उसमें कुछ ऐसी खासियत है कि वो सेहत के लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये मेरे चॉइस के ऊपर कंट्रोल है इस साइंटिफिक फाइंडिंग का, कि मुझे ये पता चला कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस केक में ऐसी रेसिपी है जिससे मेरी सेहत को फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वो आइसक्रीम चूँकि मेरी फेवरेट थी ओरिजिनली, मैं उसको खाना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसको अवॉइड करके जो केक है इसको चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता चला कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें कोई रेसिपी है जो कि मेरी सेहत के लिए बेहतर है, तो फिर मैं उसको चूज़ करूँगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं चॉइसेस के ऊपर। फिर लिखा है कैन बी यूज टू मैनिपुलेट। कभी कभार मैनिपुलेशन के लिए भी साइंटिफिक नॉलेज जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब मैनिपुलेशन के लिए किस तरीके से, मैनिपुलेशन मीन्स कि अपने फ़ायदे के लिए। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो समटाइम मिस प्रेजेंट भी किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं मिस प्रेजेंट या मैनिपुलेट किया जा सकता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जा सकती है, कमर्शियल पर्पस के लिए की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर नर्सिंग फील्ड की हम बात करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनी है, कोई दवाइयाँ वगैरह बनी हैं, या कोई हेल्थ केयर पॉलिसी जो है वो बनी है, या कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह बनी हैं, तो उसको अगर अपने बेसिस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको अगर प्रमोट किया जाए, यानी अपने जो बेसिस जो आपके सब्जेक्टिव जो फीलिंग्स होते हैं उसको शामिल करते हुए अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो हेल्थ पॉलिसीज़ आप लोगों ने बनाए हैं किसी एक इदारे ने, उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका सहारा लिया जा सकता है साइंटिफिक नॉलेज का। इसके अलावा कैन इम्प्लाई इंफॉर्मेशन विच इज़न्ट नेसेसरीली फैक्ट। अब ये भी है कि रिसर्च में ऐसे फाइंडिंग, ऐसे इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि हकीकत हो।
ये कहने का मतलब ये है कि जब हम रिसर्च फाइंडिंग की बात करते हैं तो हमें हमारे जहन में ये होता है कि रिसर्च फाइंडिंग्स जो है वो एक्यूरेट होते हैं, वो हमेशा एक्यूरेट होते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च में जो चीज़ें रिसर्च के बाद पता चलती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो फैक्ट हो। इसीलिए यहाँ पे जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं तो उनका मकसद तो ये होता है कि वो जितने भी फैक्ट्स, जो जितने भी ट्रूथ्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करें। लेकिन कभी कभार इस तरह हो सकता है कि लोगों के अपने जो बेसिस होते हैं, उनके जो सब्जेक्टिव, जो उनके जो फ़ायदे वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग्स अगर प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो उस टाइम ज़रूरी है कि उसकी जो एविडेंसेस होते हैं, उसके जो मेथडोलॉजीज़ होते हैं और उसकी जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं उस तक एसेस करना चाहिए और उनको देखना चाहिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा जो है इनएक्यूरेट या फिर स्पेकुलेटिव कोई चीज़ ना हो आपके प्रैक्टिस के अंदर, जो आप अपने प्रैक्टिस में कोई फाइंडिंग जो है वो लाने वाले हैं। तो इस पॉइंट का मकसद ये है। इसके बाद लिखा है व्हाट डू आई बिलीव। अब जो है किस चीज़ पे जो है वो बिलीव करना चाहिए। वन स्टडी सेज टू डू वन थिंग, अनदर स्टडी सेज दैट आई शुड डू द अपोजिट। व्हाट इज़ ए पर्सन टू डू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्टडी जो है वो ये कहती है कि इस चीज़ को करना है, दूसरी स्टडी कहती है कि नहीं करना है, अब मैं क्या करूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अब मैंने क्या करना है। तो इसका यहाँ पे बताया गया है कि रीड द स्टडी। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर ये है कि उस स्टडी को आपने पढ़ना है। डू यू सिंपली एक्सेप्ट द फाइंडिंग बिकॉज दे आर साइंटिफिक। क्या आप उन फाइंडिंग्स को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट करेंगे कि वो साइंटिफिक हैं। हाउ डू यू नो विच स्टडी आर क्रेडिबल। किस तरीके से आपको मालूम होगा कि आप कौन सा स्टडी जो है वो क्रेडिबल है, जिस पे यकीन किया जा सकता है, यकीन के काबिल है। सो इसका आंसर ये है कि दिस कोर्स विल हेल्प। ये जितना भी रिसर्च का कोर्स आप लोग पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ पे आपको यकीन करना है, किस चीज़ पे आपको यकीन नहीं करना है, कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट होती हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट नहीं होती, कौन सा चीज़ जो है वो यकीन के काबिल होता है और कौन सा नहीं होता। तो ये जितना कोर्स आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च का, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है। इससे आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। Why get excited about research? The essence of all research originates in curiosity, a desire to find out how and why things happen. क्यों रिसर्च पे इतना इंटरेस्ट किया जाता है, इतना रिसर्च के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं? तो ये इसीलिए होते हैं कि रिसर्च के अंदर, रिसर्च की जो एसेंस होती हैं वो क्यूरोसिटी हैं। एक लोगों के जहन में जो तजस्सुस होती हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। हाउ कैन, वाई इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू, व्हाट कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ। और इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिलता है रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रिसर्च की जो एसेंस है वो क्यूरोसिटी है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे रिसर्च की डिफिनीशन आप लोगों को दी गई है। लिखा है रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। Research is a diligent and systematic inquiry undertaken to refine or validate existing knowledge and generate new knowledge. Research क्या है? Research एक diligent and systematic inquiry है। Diligent कहते हैं careful, एक careful, एक hard working जो inquiry होती हैं उसको कहते हैं diligent inquiry। एक diligent और एक systematic inquiry है जिसके थ्रू जो existing knowledge है उसको refine या उसको validate किया जाता है, या फिर कोई new knowledge जो है वो generate की जाती हैं। The ultimate goal of research is the development of a research body of knowledge for a discipline or profession such as nursing। और ultimate goal क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च का ultimate goal ये होता है कि कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी प्रोफेशन सच एज जैसे कि नर्सिंग हो, तो उसके अंदर जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो जब इंक्रीज़ करने की बात आती है, बॉडी ऑफ नॉलेज पैदा करने की बात आती है, तो उस टाइम रिसर्च होता है। Research is the systematic collection, analysis and interpretation of data to answer a certain question or solve a problem। ये कोड डिफिनीशन है सिंपल सी कि रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है
ताकि कोई सर्टेन क्वेश्चन जो है उसका आंसर दिया जा सके या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, तो इसीलिए रिसर्च की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन है इट डिमांड्स ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च जो है वो जो प्रॉब्लम होती हैं उसकी क्लियर स्टेटमेंट चाहती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है प्रॉब्लम की अगर क्लियर स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो आप किस तरीके से काम करेंगे, आपका काम करने का मकसद क्या है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम आप क्लियरली स्टेट उसको कर पाते हैं तो तब जाके आप उस पर काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम की क्लियर स्टेटमेंट जो है वो चाहती हैं। इट रिक्वायर ए प्लान, इट इज़ नॉट aimlessly looking for something in the hope that you will come across a solution। रिसर्च जो है वो प्लानिंग चाहती हैं, उसके लिए एक ख़ास किस्म की प्लानिंग की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बेमकसद जो है वो इधर उधर देखा जा रहा है इस उम्मीद में कि कोई ना कोई सलूशन जो है वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। रिसर्च के लिए ख़ास किस्म की प्लानिंग चाहिए होती हैं और उन प्लानिंग के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो शुरू होता है रिसर्च का। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स। आप देखिए कि रिसर्च जो होता है ये एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बिल्ड अप होता है। एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बिल्ड अप होने का मतलब ये है कि ये एक नॉलेज जो है, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसके ऊपर बिल्ड अप होके एक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज जो है वो बना देती हैं, जिसके ऊपर फर्दर न्यू इन्वेस्टिगेशंस होते रहते हैं। अब एग्जिस्टिंग डेटा यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, तो आप लोगों को बताती चलूँ कि एग्जिस्टिंग डेटा वो इन्फॉर्मेशंस, वो ऑब्जर्वेशंस और वो रिजल्ट्स जिनके ऊपर, यानी वो रिजल्ट्स जो पहले, जो वो ऑब्जर्वेशंस, वो इन्फॉर्मेशंस और वो रिजल्ट जो पहले से मौजूद हैं, प्रीवियसली वो कलेक्ट किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद और ऑब्जर्वेशंस के बाद, तो उनको कहा जाता है एग्जिस्टिंग डेटा या एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो उस एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर रिसर्च जो है वो किए जाते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव फाइंडिंग्स और नेगेटिव फाइंडिंग्स दोनों को यूज़ करते हुए। तो पॉजिटिव फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि रिसर्च के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग्स हम उन रिजल्ट्स को कहते हैं जो कि उस रिसर्चर का जो क्लेम होता है, जो हाइपोथेसिस होता है, उसको सपोर्ट करती हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल कोई हाइपोथेसिस है और उस पर उसको टेस्ट करने के लिए रिसर्च की जा रही है, रिसर्चर का कोई क्लेम है, कोई क्वेश्चन है उसका, अब जो फाइंडिंग्स मिलते हैं तो उन फाइंडिंग्स में से कुछ फाइंडिंग्स ऐसे होते हैं जो कि उस क्वेश्चन को, रिसर्चर के उस क्वेश्चन को, उस क्लेम को सपोर्ट करते हैं। तो जो फाइंडिंग्स सपोर्ट करते हैं तो वो फाइंडिंग्स कहलाते हैं पॉजिटिव फाइंडिंग्स, और जो फाइंडिंग्स सपोर्ट नहीं करते हैं वो फाइंडिंग्स कहलाते हैं नेगेटिव फाइंडिंग्स। यानी ऐसे फाइंडिंग्स जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान नहीं है। तो जो कहते हैं कि नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिव फाइंडिंग्स है, और जो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, इफ़ेक्ट है वेरिएबल्स के दरमियान, तो वो होती हैं, यानी जो सपोर्ट करती हैं तो वो होती हैं पॉजिटिव फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव फाइंडिंग्स तो आप लोगों को पता है कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स जो होते हैं उनको जब पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिल जाते हैं तो वो खुश भी हो जाते हैं के ऊपर, और बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं उनके रिसर्च के लिए। जहाँ पे हम नेगेटिव फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो नेगेटिव फाइंडिंग्स हमेशा जो रिसर्चर की एक्सपेक्टेशंस है उनके मुताबिक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये वैल्यूएबल होते हैं। वैल्यूएबल इसलिए होते हैं क्योंकि ओवरऑल जो बॉडी ऑफ नॉलेज होती हैं तो उसके ऊपर उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव फाइंडिंग्स का भी, कि इनकी वजह से या तो कोई पॉसिबिलिटीज़ या तो डिफरेंट हाइपोथेसिस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो फिर उस पर काम किया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढे जाते हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस फिर आगे भी बनते जाते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव फाइंडिंग्स और पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो है वो दोनों ज़रूरी होते हैं, और रिसर्च जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बिल्ड्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स को यूज़ करते हुए। New data should be collected as required and be organized in such a way that they answer the original research question। जो न्यू डेटा कलेक्ट की जाती हैं तो उसके बारे में बता रहा है कि न्यू डेटा शुड बी कलेक्टेड एज रिक्वायर्ड एंड be organized in such a way that they
आंसर द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन। अब देखिए कि न्यू जो डेटा आप कलेक्ट की जाएगी तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरीके से कलेक्ट किया जाए कि जो ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन है उसको वो सही तरीके से आंसर कर सके। अब जो एग्जिस्टिंग डेटा की हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक रिसर्चर का जो क्लेम है उसको एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो स्पेसिफिकली उसको आंसर करे, स्पेसिफिकली वो उसको आंसर नहीं, हाँ उसको बहुत सारे नॉलेज मिल सकते हैं वहाँ से, लेकिन स्पेसिफिकली उसको आंसर नहीं मिल सकती। अब जो न्यू डेटा कलेक्शन और न्यू जो डेटा और की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि रिसर्चर का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको उसका सही तरीके से उसका आंसर मिल सके। अब बात आ गई एप्लीकेशन की कि रिसर्च की एप्लीकेशन जो है वो कैसे होती हैं, कहाँ पे होती हैं। तो लिखा है डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक्स, इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के लिए और जो थेरापेटिक्स है, ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। पॉलिसी मेकिंग करते वक्त इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जब हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिसर्च के फाइंडिंग्स को हम यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो फिलोसफिकल अप्रोच टू रिसर्च इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अब जो फिलोसफिकल अप्रोच है रिसर्च का उसके मुताबिक रिसर्च के टू टाइप्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल रिसर्च होती हैं और एक जो है वो एम्पेरिकल रिसर्च होती हैं। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि फिलोसफिकल अप्रोच जो होती हैं उसके बेस के ऊपर थ्योरेटिकल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च, ये दो टाइप्स है रिसर्च के। तो थ्योरेटिकल रिसर्च जो होती हैं स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं कि जब हम जो एग्जिस्टिंग डेटा होती हैं उस एग्जिस्टिंग डेटा के, एग्जिस्टिंग नॉलेज के, एग्जिस्टिंग लॉजिक्स के, एग्जिस्टिंग इंट्यूशंस, इंसाइट्स के ऊपर जब हम कोई मॉडल्स डेवलप करते हैं, फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, तो उसको कहते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च। कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है, एग्जिस्टिंग लॉजिक्स, एग्जिस्टिंग इंसाइट्स मौजूद हैं और उनके ऊपर हम डेवलप कर रहे हैं, मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। तो ये होता है थ्योरेटिकल रिसर्च। इसका मकसद ये होता है कि किसी भी फिनोमेना जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सके, प्रेडिक्शन किया जा सके, फिनोमेना से रिलेटेड कोई न्यू आइडिया जो है वो जनरेट किया जा सके, न्यू इंसाइट उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जनरेट किया जा सके, या कोई फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके कि उस फाउंडेशन के ऊपर फिर फर्दर रिसर्च की जा सके। थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो कंसेप्चुअल लेवल पे होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि थ्योरेटिकल रिसर्च कंसेप्चुअल लेवल पे होती हैं और इसमें टिपिकली एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग डेटा और एग्जिस्टिंग एजम्पशंस जो है वो मौजूद होते हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बाद में जो हम एम्पेरिकल रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं तो इस एम्पेरिकल रिसर्च के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो आइडिया प्रोवाइड करती हैं, मॉडल्स प्रोवाइड करती हैं एम्पेरिकल रिसर्च के लिए, कि फिर एम्पेरिकल रिसर्च में जाके हम उनको टेस्ट करते हैं और उसमें हम वैलिडेशन करते हैं। तो थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। और हम क्वांटिटेटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटेशंस वगैरह हो सकते हैं, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। और दूसरी बात ये आप लोग याद रखें कि जो थ्योरेटिकल रिसर्च होती हैं तो वो ज़्यादातर आइसोलेशन में पॉसिबल है, आइसोलेशन में की जा सकती हैं। उसमें कोई प्राइमरी डेटा लेने की, कोई प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, किसी के कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च जो है वो बिल्डअप की जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च की, तो एम्पेरिकल रिसर्च थ्योरेटिकल रिसर्च के बरअक्स ये एक ऐसी रिसर्च होती हैं जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और थ्योरीज और मॉडल्स को टेस्ट करते हैं। वो थ्योरीज, वो मॉडल्स जो कि थ्योरेटिकल रिसर्च के बाद बने थे उनको अब हम जाके एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर टेस्ट करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो एक ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल लेवल पे की जाती हैं। जिस तरह हमने कहा था कि थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो कंसेप्चुअल लेवल पे होती हैं, तो इसके बरअक्स जो एम्पेरिकल रिसर्च हैं वो ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल लेवल पे
होती हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। एम्पिरिकल रिसर्च जो है उसमें हम थ्योरीज़ को, मॉडल्स को टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के थ्रू हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर हम रिफ़ाइन करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो थ्योरी हमें मिली थी उसको, या तो हम रिफ़ाइन करते हैं या तो फिर उसको हम रिजेक्ट करते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो फाइनल स्टेज है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का, कि उस साइंटिफिक प्रोसेस के फाइनल स्टेज में जाके एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू हमें एविडेंसेस मिलते हैं, और वो एविडेंसेस या तो जो थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं या फिर उनको रिफ्यूज़ करते हैं। अब एम्पिरिकल रिसर्च जो है ये भी क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। इसके अंदर डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की जाती हैं, और डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो एम्पिरिकल रिसर्च होती हैं ये कोलाबोरेशन में की जाती हैं, ये आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। जैसा कि थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी कि थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो आइसोलेशन में कंडक्ट की जाती हैं, वहाँ पे किसी ऑब्जर्वेशन की, किसी प्राइमरी डेटा की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो कोलाबोरेशन में कंडक्ट की जाती हैं, दूसरों के साथ मिल के, पार्टिसिपेंट्स के साथ जाके सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करके, डेटा को फिर एनालाइज करके, फिर इंटरप्रिटेशन करके एम्पिरिकल रिसर्च की जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में कि बेस्ड अपॉन थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्शंस, जो डीप स्टडी होती हैं उसके थ्रू। एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में लिखा है बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस आर एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। फिर भी अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे रिसर्च के टाइप्स में जब हम बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के, तो एम्पिरिकल रिसर्च के आगे बताए गए हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च जो है इसके आगे 2 टाइप्स है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो एम्पिरिकल रिसर्च में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी ये बात कि थियोरेटिकल रिसर्च भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकती है, लेकिन जो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसकी एम्पिरिकल रिसर्च होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे भी इस कोर्स के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पे इनके बारे में फ़िलहाल ये जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये आप लोग याद कर लें। क्वालिटेटिव के बारे में लिखा है कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती हैं, क्वालिटेटिव एम्पिरिकल रिसर्च, वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं। नंबर्स नॉट द प्राइमरी फोकस, नंबर्स क्वालिटेटिव में प्राइमरी फोकस नहीं होते हैं, ये इंटरप्रेटिव और इथनोग्राफिक होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बात आ गई कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंटरप्रेटिव एंड इथनोग्राफिक होती हैं। आगे क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें इंटरप्रेटिव और इथनोग्राफिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो
हम कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंटरप्रेटिव होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं तो इसके अंदर हम ऐसा अप्रोच अप्लाई करते हैं कि जिसके थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करते हैं जो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके जो वैल्यूज़, उनके जो बिलीव्स होते हैं, तो उनको इंटरप्रेट करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स क्वालिटेटिव इंटरप्रेटिव अप्रोच अपना रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो इस क्वालिटेटिव सीख में होते हैं, तलाश में होते हैं कि वो किसी तरीके से उनकी जो सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका पता किया जा सके। तो ये इंटरप्रेटिव अप्रोच हो गई। और दूसरा जो इथनोग्राफिक अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो वो ये है कि इथनोग्राफिक एक इसमें ये एक स्पेशल एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। इसमें क्या किया जाता है कि एक सोसाइटी जो है उसके साथ ये रिसर्चर जो कि इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, ये जाके एक सोसाइटी के साथ रहते हैं, काफ़ी वक्त तक रहते हैं, उनको साल 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा वो रहते हैं उनके साथ। और रहते हुए वो उनके साथ लाइव एक्सपीरियंसेस जो है इन रिसर्चर्स को हो जाते हैं। रहते हुए वो ऑब्ज़र्व करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स के कल्चर्स को, उनके बिहेवियर्स को, उनके जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं उनको। ये जो इथनोग्राफिक रिसर्च है, इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इसमें जो टाइम पीरियड होती है वो लॉन्ग होती हैं। और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि ये जो रिसर्चर्स जो इस रिसर्च के मकसद से जा रहे होते हैं किसी सोसाइटी में, उनके साथ रहते हैं, कभी कभार वो वहाँ पे इतना घुल मिल जाते हैं उनके साथ कि वो वहीं पे फिर अपना जो है वो घर वगैरह बना देते हैं और फिर वहाँ पे ही रह जाते हैं उनके साथ, वहाँ पे इस तरह वो उनके साथ आदी हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। वहाँ पे डायरेक्टली वो पार्टिसिपेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड अप कर रहे होते हैं, और जितने भी वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। इस तरह वो अपनी ये रिसर्च जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो इसको कहते हैं इथनोग्राफिक अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो एन फॉर नंबर्स के, जिसमें नंबर्स की बात आ जाती है, जिसमें स्टेटिस्टिक्स की बात आ जाती हैं, जिसमें क्वांटिफाइबल की बात आ जाती है कि उसको उसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। देखिए यहाँ पे अब नर्सिंग रिसर्च की आप लोगों को अब डिफिनीशन दी गई है कि नर्सिंग रिसर्च जो है वो क्या है। तो nursing research is a scientific process that refines or validate existing knowledge and generate new knowledge that will be directly or indirectly influence nursing practice। यानी नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि या तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करती है या उसको वैलिडेट करती है या फिर कोई न्यू नॉलेज जनरेट करती है। और वो जो रिफाइनमेंट है या फिर वो न्यू नॉलेज की जो जनरेशन है, वो जो न्यू नॉलेज जनरेट हुई है, वो नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती हों, तो इसको हम कहते हैं नर्सिंग रिसर्च। अब कुछ डिफिनीशंस यहाँ पे दी गई हैं। अब्दुल्ला के बारे में लिखा गया है। अब्दुल्ला ने नर्सिंग रिसर्च जो है उसकी डिफिनीशन दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था नर्सिंग रिसर्च के बारे में। ये जो अब्दुल्ला थे तो ये एक अमेरिकन एक रिसर्चर थे। नर्सिंग में कहा जाता है कि ये फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च थे, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ था। तो इन्होंने जो डिफिनीशन दी हुई है तो उसमें लिखा है ए सिस्टमेटिक डिटेल्ड अटेम्प्ट टू डिस्कवर और कंफर्म फैक्ट दैट रिलेट टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक डिटेल एक अटेम्प्ट होती है, एक कोशिश होती है कि उसके थ्रू कोई भी फैक्ट्स जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं या फिर कंफर्म किए जाते हैं, और वो फैक्ट्स जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। और फिर वो फैक्ट्स जब डिस्कवर किए जाते हैं तो उनके थ्रू जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो और नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो दोनों इम्प्रूव होती हैं। तो वो नर्सिंग रिसर्च कहलाती है। ये कहना था अब्दुल्ला का। इसके बाद पायलट और जो हंगलर थे तो ये भी रिसर्चर थे। इन्होंने कहा था नर्सिंग रिसर्च के बारे में कि ए सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इश्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस टू नर्सिंग। ऐसे इश्यूज़ जो कि नर्सिंग में इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जब नॉलेज सर्च किया जाता है सिस्टमेटिकली तो वो नर्सिंग रिसर्च कहलाती है। ये कहना था पॉलेट और हंगलर का।
हेंडरसन ने क्या कहा था? हेंडरसन ने भी एक डिफिनीशन दी हुई थी नर्सिंग रिसर्च की। इनका कहना था ए स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ नर्सिंग, यानी जो नर्सिंग होती हैं उसके इफेक्ट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो नर्सिंग रिसर्च है। द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज़ टू प्रोवाइड एन एम्पेरिकल बेसिस टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस, व्हाट इज़ रिफर्ड टू एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि अल्टीमेट गोल क्या होता है नर्सिंग रिसर्च का। नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल ये होता है कि एम्पेरिकल बेसिस जो है वो मिल जाए। एम्पेरिकल बेसिस मींस कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो है वो मिल जाए, और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करे। और जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करती हैं तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही एक ऐसी वाहिद नर्सिंग प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम इफ़ेक्टिव और अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये ऐसी प्रैक्टिस होती हैं कि जिसमें हम बेस्ट अवेलेबल जो प्रैक्टिस होती हैं उसको हम फॉलो करते हैं, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस जिससे रिलेटेड मिलते हैं, बेस्ट जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ होते हैं उनको यूज़ करते हुए, पेशेंट के प्रेफरेंसेस, उनके वैल्यूज़ को मेंटेन रखते हुए डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो उस डिसीजन मेकिंग के अंदर हम जो करंट क्रेडिबल रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं उनको शामिल करते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ जो हमारी होती हैं उसको शामिल करते हैं, और पेशेंट के जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके प्रेफरेंसेस हैं, उनको हम कंसीडर करते हुए उनको इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और फिर वो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो हम हेल्थ केयर प्लानिंग तैयार करते हैं कि जिसके थ्रू हम मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस जो होती हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें कि यहाँ पे लिखा गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर नर्सिंग। क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो नर्सिंग में होनी चाहिए। तो लिखा है there are 4 type of research, each type of research provide the basis for the next level of inquiry। अच्छा स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ रिसर्च नहीं है, इसको हम कह सकते हैं लेवल ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च इसको हम नहीं कह सकते, मे बी ये कुछ मिस्टेकनली यहाँ पे टाइप आ गया है, तो इसको यहाँ पे टाइप आप अपने जहन से निकाल दें और इस पर लेवल लिख दें, और लेवल लिख के जब आप इसको देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट आगे जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि देखिए डिस्क्रिप्शन है, दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन है, थर्ड वन जो है वो प्रेडिक्शन है, फोर्थ वन जो है वो कंट्रोल है। तो ये लेवल ऑफ रिसर्च है, इनको कहा जाता है लेवल ऑफ रिसर्च। और ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि रिसर्च के 4 लेवल्स है। टाइप्स की जहाँ पे हम बात करते हैं तो आगे आप लोगों का यूनिट है, यूनिट 3, उसके अंदर टाइप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस हुए हैं, वहाँ पे टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये टाइप्स नहीं है, ये लेवल ऑफ रिसर्च है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक लेवल जो है वो दूसरे के लिए बेसिस प्रोवाइड करती है नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन बेसिस प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन बेसिस प्रोवाइड करती है प्रेडिक्शन के लिए, प्रेडिक्शन बेसिस प्रोवाइड करती है कंट्रोल के लिए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। देखें, आप डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी ट्राई टू आइडेंटिफाई and better understand nursing phenomena and the relationship among the phenomena। डिस्क्रिप्शन जो होती हैं रिसर्च के अंदर, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं जिसमें जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, आगे जाके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक टाइप भी है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। यहाँ पे अभी लेवल्स की बात हो रही है। तो लेवल्स में फर्स्ट लेवल जो है वो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे हम रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वहाँ पे वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड बेटर अंडरस्टैंड नर्सिंग फेनोमेना। वहाँ पे हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम नर्सिंग फेनोमेना को आइडेंटिफाई कर सके, बेटरली उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उन फेनोमेनास के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको हम बेटरली अंडरस्टैंड कर सके। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइविंग प्रोलॉन्ग
prolonged mechanical ventilation. The result from this study provide nurses insight into the psychological needs of the patient being weaned from the ventilators. The implication for practice include expanding the involvement of the family in the weaning process and supporting patients in their expression of religious and spiritual beliefs. अब यहाँ पे एक क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है कि जिसमें जो लोग प्रोलोंगली मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर जो लोग पेशेंट्स होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो उसका रिज़ल्ट ये पता चला कि इस स्टडी का, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई है, तो इसका रिज़ल्ट ये था कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं उनकी एक इंसाइट मिल गई। अब तक तो ये इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था इस स्टडी से पहले कि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होते हैं उनकी कोई साइकोलॉजिकल नीड भी होती हैं। उनके सिर्फ फिजिकल नीड्स पे सोचा जा रहा था कि उनको सांस की कमी है, सांस नहीं ले सकते हैं, तो बस उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता था। और जब वेंटिलेटर पे उनको रखा जाता था तो उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में नहीं सोचा जाता था कि साइकोलॉजिकली उनके लिए ये चीज़ कितनी डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन ए सेंस कि जब वो वेंटिलेटर पे होते हैं तो वो बोल नहीं सकते हैं, वो उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर उसके साथ कॉप करना, वहाँ के सिचुएशन के साथ, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ उनके लिए कितना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ की इंसाइट कब मिली? तब मिली जब इस पे ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो की गई, फर्स्ट लेवल जो है रिसर्च की वो जब अप्लाई की गई। तो इसके लिए फिर क्या किया गया? द इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस इंक्लूड एक्सपेंडिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली इन द वीनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन ये की गई इस रिजल्ट के एंड में कि जो फैमिली है उनको इंक्लूड करना चाहिए, जितना हो सके उनको इन्वॉल्व करना चाहिए वीनिंग प्रोसेस के अंदर, एंड सपोर्टिंग पेशेंट इन दियर एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स। और जो पेशेंट है उनके फैमिली को उनके साथ रखने का मकसद ये है कि जब तक वो वेंटिलेटर पे है फैमिली उनके साथ ज़्यादा मिलेगी तो उनको अलोननेस या आइसोलेशन की फीलिंग नहीं होगी, तो इसीलिए फैमिली को उनसे मिलने देना। और दूसरी बात ये कि उनकी जो रिलीजियस एक्सप्रेशन है, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने की उनको फुली इजाज़त हो, वो फुली जो है वो एक्सप्रेस कर सके अपने रिलीजियस, अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स। तो तब जाके उनकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो कंसीडर हो सकती हैं और उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरे हो सकते हैं। अब जो सेकेंड लेवल ऑफ रिसर्च है वो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्लियरिफाइज द रिलेशनशिप अमोंग फिनोमेना एंड आइडेंटिफाई वाई सर्टेन इवेंट्स ऑकर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रिप्शन कॉमनली जब हम डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन वो होती है जहाँ पे हम बयान कर रहे होते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जब हम आते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यानी उसमें हम रीज़न दे देते हैं। तो यही बात कि एक्सप्लेनेशन सेकेंड लेवल ऑफ रिसर्च है। और सेकेंड लेवल ऑफ रिसर्च में जब हम आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप है फेनोमेनास एमोंग फेनोमेनास उसको हम क्लियरिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों सर्टेन इवेंट्स जो है वो ऑकर हो रहे हैं। अगर ऑकर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is the research that has been done to examine the relationship between nosocomial infections, high level of morbidity and mortality and higher hospital cost। यानी अब अगर हम देखना चाहते हैं तो इस चीज़ को कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के रिलेशनशिप जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के साथ क्या है और जो हायर हॉस्पिटल कॉस्ट आते हैं उसके साथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन की क्या रिलेशनशिप है। इसको मालूम करने के लिए हम कहाँ पे हमें ये पता चलेगा, जब हम सेकेंड लेवल ऑफ रिसर्च पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन पे, कि क्यों नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो है उनकी वजह से मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हाई होती है, मोर्टिलिटी रेट और हायर हॉस्पिटल कॉस्ट। क्योंकि जब नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं तो जो लोग हॉस्पिटल आते हैं किसी छोटी बीमारी के साथ उनको मज़ीद जो है वो एक बड़ा सा इन्फेक्शन उनको लग जाता है, वो चले जाते हैं और वो वापस आते हैं तो हॉस्पिटल के ऊपर भी कॉस्ट ज़्यादा आता है और लेवल ऑफ मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो है वो हाई होती है। तो ये हमें कहाँ पे पता चलती है, यानी जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो हमें सेकेंड लेवल ऑफ रिसर्च यानी एक्सप्लेनेशन के अंदर पता चलती है। इसके बाद जो थर्ड लेवल ऑफ रिसर्च है वो प्रेडिक्शन है। दिस एग्जामिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम अकरिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉमन इन एपिडेमियोलॉजी इन विच स्पेसिफाइड रिस्क फैक्टर प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ डिजीज। यानी अब प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम प्रेडिक्शन करते हैं तो इसके लिए लिखा है कि दिस एग्जामिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम अकरिंग इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, कि
किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर कोई आउटकम, कोई रिजल्ट उसका आ रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रोबेबिलिटी को एग्जामिन करने की जब बात आती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस सिचुएशन में रहते हुए ये मसला हो सकता है, उस टाइम हम थर्ड लेवल ऑफ रिसर्च यानी प्रेडिक्शन को यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉमन इन एपिडेमियोलॉजी में कॉमन है, जहाँ पे स्पेसिफाइड रिस्क फैक्टर को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस डिज़ीज़ की ऑकरेंस जो है वो कब होगी, कितनी होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी प्रिडिक्ट हायर रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज़। अब हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर ये तो पता था, ये तो हमें पता था डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ओबेसिटी और इनएक्टिविटी की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते थे, फिर एक्सप्लेनेशन में आके हम ये भी उसकी रीज़न मालूम कर सकते थे कि क्यों ओबेसिटी और इनएक्टिविटी की वजह से हार्ट डिजीज़ होते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन में जब हम आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने हद तक चांसेस है कि किसी बंदे को अगर ओबेसिटी और इनएक्टिविटी है तो उसको कब जाके हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ की रेट कितनी है उन लोगों में जिनको ओबेसिटी और इनएक्टिविटी में वो है। तो ये थर्ड लेवल है प्रेडिक्शन। और फोर्थ लेवल की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ लेवल कंट्रोल है। रिसर्च की फोर्थ लेवल कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड आउटकम। कंट्रोल इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेडिक्शन। यानी कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड आउटकम। कंट्रोल वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके से आप एक डिज़ायर्ड आउटकम जो है उसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। और कंट्रोल जो है प्रेडिक्शन के ऊपर ये जो है डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि ओबेसिटी और इनएक्टिविटी की वजह से जो हार्ट डिजीज़ है उनकी रेट जो है वो कितनी हायर रेट है हार्ट डिजीज़ की, तो अब हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारी डिज़ायर्ड आउटकम है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम में एबिलिटी आ सकती है कि हम अब ये जो ओबेसिटी और इनएक्टिविटी है इस पे हम काम करना शुरू करेंगे, ताकि जो आउटकम हमारी डिज़ायर्ड आउटकम यहाँ पे क्या होगी कि हार्ट डिजीज़ ना हो, ये हमारी डिज़ायर्ड आउटकम होगी। और इस डिज़ायर्ड आउटकम को प्रोड्यूस करने के लिए जो एबिलिटी है वो कंट्रोल वो एबिलिटी है कि अब हम कंट्रोल करेंगे ओबेसिटी और इनएक्टिविटी पे। ओबेसिटी और इनएक्टिविटी पे जब हम कंट्रोल करेंगे तो तब जाके हमारा डिज़ायर्ड आउटकम हमें मिलेगा कि हार्ट डिजीज़ कम होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल जो है प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये कि अगर जब तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, यानी इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए ये हो सकता है, इसका अगर हम पता ना लगाए तो हम कंट्रोल किस सिचुएशन पे करेंगे। जब हमें पता चल जाती है कि इस सिचुएशन की वजह से ये बीमारी होती है तो फिर हम उस सिचुएशन पे कंट्रोल करते हैं। जब कंट्रोल करते हैं तो हमें डिजायर्ड आउटकम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज रिड्यूस्ड व्हेन लेवल ऑफ ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी आर कंट्रोल्ड आर व्हेन पीपल आर ए नॉर्मल वेट एंड द एक्सरसाइज। जब लोगों की नॉर्मल वेट होगी, एक्सरसाइज होगी, ओबेसिटी और इनएक्टिविटी पे कंट्रोल होगा, तब जाके हार्ट डिजीज़ कम हो सकती हैं। और ये हमने प्रेडिक्शन से पता लगाया कि इनएक्टिविटी और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज़ होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए, इस यूनिट के पार्ट 1 के लिए। जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मुझे बता दें। मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आगे अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आप लोग नहीं भी करना चाहते हैं, BSN तक नर्सिंग में ही आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए नर्सिंग रिसर्च जो है उसको समझना, उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आप लोगों को मसला होगा। इसीलिए अभी से जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाला करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया करूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।